नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। शाम के 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब करीब 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर और क्रू मेंबर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इनके लिए दिल्ली की ये दूरी बहुत दूर होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर को रिहा करने के लिए $200 बिलियन की डिमांड करते हैं भारत सरकार से। साथ ही साथ कुछ और बड़ी डिमांड, जैसे कि कुछ आतंकवादियों को जेल से रिलीज करना, और एक धमकी भरा मैसेज भी देते हैं, अगर तुमने प्लेन को इंडिया में लैंड कर दिया तो तुरंत 10 पैसेंजरों को जान से मार देंगे। और लगभग 7 से 8 दिनों तक यह हंगामा चलता रहता है और पूरा देश इस घटना को टेलीविजन न्यूज पर होते हुए देख रहा था। एक ऐसी हाईजैकिंग जो भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हाईजैकिंग थी और ये आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। उसके बाद आज तक कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ भारत में। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। Innocent men, women and children have been criminally kept confined during this festive season and the period of light and joy for more than a week. We had stated at the very beginning. इस फ्लाइट के काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में पैसेंजर को खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर अपना लंच खा रहे थे तभी अचानक से 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं और लोगों से खाना छीनना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी हाईजैकर्स के बारे में देता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1994 में, जब मसूद अजहर फर्जी नाम के साथ श्रीनगर आता है और इसका मकसद था कश्मीर में आतंकवाद फैलाना। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसको इंडियन आर्मी अरेस्ट कर लेती है और फिर उसके बाद इसके साथी आतंकवादियों ने इसको जेल से रिहा करवाने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। और साल 1995 में मसूद अजहर के साथियों ने कश्मीर में 6 विदेशी पर्यटकों को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग मसूद अजहर की रिहाई की मांग करते हैं, लेकिन उसकी बदकिस्मती फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते हैं और मसूद अजहर को रिहा नहीं करवा पाते हैं। मसूद अजहर को जेल से निकलवाने के लिए बार बार प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। फिर उसके बाद मसूद अजहर को जेल से निकलवाने के लिए एक बार जेल अटेम्प्ट ब्रेक भी किया गया था, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाई और इनका हर प्रयास फेल हो जाता है। और अब साल आता है 1998 तो इन सब के बाद मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर ने अब्दुल लतीफ को बोला कि मसूद अजहर को कैसे भी करके जेल से रिहा करवाओ। और सितंबर 1999 में बांग्लादेश के ढाका सब्जी मंडी एरिया के पास एक मकान रेंट पर लेते हैं और वहाँ पर 5 लोगों की मीटिंग होती है, जिसमें इब्राहिम अतहर, साइद अख्तर, जहूर इब्राहिम मिस्त्री और साकिर। और ये प्लान बनाते हैं कि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को काठमांडू से आराम से हाईजैक किया जा सकता है, क्योंकि भारत के लोगों को नेपाल आने जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, या तो उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो। और अब अब्दुल लतीफ को इन 5 लोगों के फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए भारत भेज दिया जाता है। इस काम को करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया जाता है। और दूसरी तरफ जब भारत में फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए तो इनके नाम भी चेंज कर दिए जाते हैं। इन फेक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अतहर का नाम एस शेख कर दिया जाता है और काजी का नाम एस काजी। दूसरी तरफ साइद अख्तर को एक डॉक्टर का नाम दे दिया जाता है, जोहर इब्राहिम मिस्त्री का नाम भोला और साकिर का नाम बदलकर शंकर कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टाइमलाइन पर वापसी। इस फ्लाइट के काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में पैसेंजरों को खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर अपना लंच खा रहे थे तभी अचानक से 4 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं, लोगों का खाना छीनना शुरू कर देते हैं और अनाउंस करते हैं इस फ्लाइट को अब हाईजैक किया जा चुका है। फिर हाईजैकर्स बड़ी जल्दी पायलट के केबिन में घुस जाते हैं और लेडीज और जेंट्स पैसेंजरों को अलग अलग करना शुरू कर देते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो। एक्चुअली में ये हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे और अब ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान की ओर, लाहौर एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम इस प्लेन को यहाँ लैंड नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग के बारे में पता चलता है 4:40 पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को भी इस बारे में करीब करीब 1 घंटा बाद पता चलता है, 5:20 पर। और अब 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC814 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन देवीशरण इनको बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया है। कैप्टन कहते हैं इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि प्लीज पाकिस्तान वालों को कहो कि हमें परमिशन दे लैंड करने की, क्योंकि हाईजैकर्स यहाँ फ्रस्ट्रेट होने लग रहे हैं और हाईजैकर्स धमकी दे रहे हैं कि वो पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे अगर हमें पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया तो। और अब शाम के 6:30 पर इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान से कि इस प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी जाती है। इसी बीच कैप्टन देवीशरण हाईजैकर से बात करते हैं और वो कहते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम बचा है, हम और इंतजार नहीं कर सकते उनकी परमिशन का, हमें कहीं न कहीं पर लैंड करना पड़ेगा प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। हाईजैकर्स इस बात के लिए मान जाते हैं और अब रिफ्यूलिंग के लिए और अब 6:44 पर फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंड करने लगती है। ये एक ऐसा टाइम था दोस्तों, हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने भारत के प्लेन को हाईजैक किया और भारत में ही उसका लैंड हो जाना, इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास एक बड़ा अपर हैंड होना।
ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है और अब शायद इंडियन फोर्सेस बड़ी आसानी से इस सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकती हैं, क्योंकि अब ये प्लेन इंडिया में लैंड होने जा रहा है। लेकिन आगे जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ब्लंडर है। सुब्रमण्यम स्वामी इस घटना को डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसी क्या गलती कर बैठती है इंडियन अथॉरिटी। गलती एक नहीं बल्कि कई होती है। और अब 7:01 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करती है और तुरंत रिक्वेस्ट करी जाती है कि फ्लाइट को फ्यूलिंग करी जाए। कमाल की बात यह है कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में सिर्फ 1 घंटे पहले 6 बजे पता चलता है, और वो भी किसी ऑफिशियल के थ्रू नहीं बल्कि टीवी न्यूज के जरिए। आप कल्पना कर सकते हो यहाँ कितना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर था। इतने इंपॉर्टेंट आदमी को हाईजैकिंग की खबर पता चलती है, वो भी टीवी देखकर। हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है। इसके अलावा एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिसका पर्पस होता है कि प्लेन को ज्यादा से ज्यादा डिले करें। ऐसा करने से कमांडोज को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल पाएगा और वो एक योजना डेवलप कर पाएंगे और कुछ ग्राउंड पर ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। लेकिन प्लेन में बैठे हाईजैकर्स लोकल पुलिस ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ दिल्ली में बैठे ऑफिसर्स के साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस कम्युनिकेट का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कैप्टन देवीशरण कि प्लीज प्लेन को रिफ्यूल कर दीजिए। अगर रिफ्यूल नहीं किया जाएगा तो यहाँ धमकियां दी जा रही हैं इन आतंकवादियों के द्वारा। ये लोगों पर हमला करना शुरू कर देंगे, पैसेंजरों को मारना शुरू कर देंगे। अब 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट और फिर 15 मिनट, लेकिन प्लेन को कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती है और हाईजैकर्स एक्चुअली में एक आदमी पर हमला कर देते हैं। सतनाम सिंह की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया जाता है, जिससे उनको काफी चोट पहुंचती है। और एक बार फिर से कैप्टन देवीशरण रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को रिफ्यूलिंग जल्दी से जल्दी किया जाए, लेकिन इसी बीच 40 मिनट गुजर जाते हैं और अब शाम के 7:45 पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाता है और पंजाब पुलिस को ऑर्डर देता है। और ये सोचते हैं कि क्यों ना जब हम प्लेन को रिफ्यूलिंग करने के लिए जाएं और उस फ्यूल टैंकर में हम पंजाब पुलिस के कुछ अफसरों को ले जाएं और वो चुपके से जाकर प्लेन का टायर पंचर कर दें, और टायर को फुस होने से फिर दोबारा से प्लेन हवा में नहीं उड़ पाएगा। प्लान तो बढ़िया है, लेकिन इस प्लान को एक्शन में लाने से पहले एटीसी के पास एक और प्लान होता है। क्यों ना हम प्लेन के सामने एक फ्यूल टैंकर ले जाकर खड़ा कर दें उसका रास्ता रोकने के लिए। तो अब एक फ्यूल टैंकर चलना शुरू करता है प्लेन की तरफ, लेकिन फ्यूल टैंकर का जो ड्राइवर था वो गाड़ी तेज चलाने लग रहा था। तो एटीसी वालों को लगा कि अगर इतनी तेजी से हम जाएंगे तो कहीं हाईजैकर्स को ये ना लगे कि यहाँ पर कुछ गलत होने जा रहा है। तो उस ड्राइवर को बोला जाता है कि भाई गाड़ी धीरे चलाओ। अब इसे मिस कम्युनिकेशन कहो या फिर क्या कहो, अब वो अचानक से रोक देता है फ्यूल टैंकर को, और प्लेन के कॉकपिट में बैठे हाईजैकर्स और कैप्टन वो ये सब होते हुए देख रहे थे। और अब ये सब देखकर हाईजैकर्स को लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। पहले ये गाड़ी बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही थी और फिर अचानक से रुक गई, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्होंने कहा बहुत हुई रिफ्यूलिंग, अब प्लेन को वापस हवा में ले जाया जाएगा बिना रिफ्यूलिंग के। कैप्टन शरण को प्रेशराइज किया जाता है कि प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाया जाए, और ये जो फ्यूल टैंकर सामने खड़ा है इसे इग्नोर करो, चाहे टक्कर मारो, जो करना है करो, लेकिन प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाओ। और प्रेशर में आकर कैप्टन शरण फिर से प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए तैयार करते हैं और रनवे पर स्पीड करते वक्त बाल बाल बचते हैं उस फ्यूल टैंकर से जो प्लेन के सामने खड़ा था। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन नहीं होता है और एक बार फिर से प्लेन हवा में चला जाता है। ये होता है एग्जैक्टली 7:49 पर, और ठीक उसी टाइम पर जब एनएसजी के कमांडोज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और ऑपरेशन पूरी तरीके से बैकफायर कर जाता है। एनएसजी के कमांडो को मौका ही नहीं मिल पाता एक्शन लेने का। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लेन में फ्यूल अभी भी नहीं डाला गया। टेक ऑफ के वक्त कैप्टन देवीशरण एटीसी को मैसेज भेजते हैं, वी आर ऑल डाइंग, यानी कि हम सब मरने वाले हैं। अब अमृतसर से लाहौर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और ये फ्लाइट एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर मुड़ती है और एक बार फिर से पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल परमिशन देने के लिए इनकार कर देते हैं। हम लैंड नहीं करने देंगे इस प्लेन को पाकिस्तान में। उनको डर इस बात का था कि हाईजैकर्स पायलट को प्रेशराइज करके जबरदस्ती लैंडिंग कराएंगे लाहौर एयरपोर्ट पर। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर सारी और जो नेविगेशन एड्स और लाइटें मौजूद थी एयरपोर्ट पर सबको बंद कर दिया जाता है, ताकि अगर प्लेन को लैंड कराना चाहें तो भी कराना बहुत मुश्किल हो बिना लाइटों के। लेकिन कैप्टन शरण के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है हाईजैकर्स की तरफ से, वो कहते हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता आपको रनवे दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा, आपको प्लेन को लैंड कराना ही होगा, कहीं भी करा लो। तो अब फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आना शुरू करती है और अचानक से कैप्टन शरण कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। और ये देखकर एक बार फिर से फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि हम हाईवे पर एक क्रैश लैंडिंग कर जाएंगे अगर आपने हमें अपने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया गया तो। और ये सुनकर फाइनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर एयरपोर्ट पर एग्री कर जाता है और अब फाइनली ये प्लेन लाहौर में लैंड करता है 8:07 पर। और भारत की ओर से पाकिस्तान एयरपोर्ट को ऑफिशियली बोला जाता है कि प्लीज इस प्लेन को दोबारा से मत उड़ने देना। भारत का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थ को भेजा जाएगा हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। और यहाँ पाकिस्तान की इस एयरपोर्ट पर फाइनली इस विमान को रिफ्यूल किया जाता है और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ होने से रोकने के लिए फिर से लाइटें स्विच ऑफ कर दी जाती हैं और कमांडोज इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लगता है हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश भी करी जाती है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। वो कहते हैं कि औरतों और बच्चों को रिलीज कर दो, लेकिन ये बातचीत फेल हो जाती है और हाईजैकर्स इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। उनकी सौदेबाजी और उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता है और अभी तक एक पैसेंजर पर हमला किया जा चुका था, रुपन कटियाल, जो 25 साल के
गुड़गांव के रहने वाले थे, जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाकर वापस लौट रहे थे। पाकिस्तान पहुंचने से पहले उसकी क्रूर तरीके से हत्या कर दी जाती है। One passenger, Rupin Katyal, returning from his honeymoon, was brutally stabbed to death. और यहाँ पर पाकिस्तान का काम था इंडियन हाई कमिश्नर को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराना, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ सके नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन वो 3 घंटे लेट हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाया जाता है और वो जब तक लाहौर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर चुका है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया जब एयरपोर्ट की सारी लाइटें स्विच ऑफ कर दी गई थी, कमांडोज ने पूरे प्लेन को घेर लिया था, फिर भी ये प्लेन कैसे टेक ऑफ कर गया, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन आगे की कहानी में कुछ क्लू जरूर मिलते हैं और अब फ्लाइट को लाहौर से ओमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ भी रिजेक्शन ही मिलता है और वहाँ पर परमिशन नहीं मिलती लैंड करने की। और फिर से इस फ्लाइट की अगली लैंडिंग होती है दुबई के अल मिनहाल एयरवेज पर रात के करीब 3 बजे। और यहाँ पर कड़ी बहसबाजी होने के बाद फाइनली हाईजैकर 26 पैसेंजर को रिलीज करते हैं और इंडियन एयरलाइंस का स्पेशल रिलीफ एयरक्राफ्ट बुलाया जाता है दुबई में और वो इन पैसेंजरों को लेकर भारत छोड़कर आता है। उस समय के सिविल मिनिस्टर शरद यादव भी इस फ्लाइट में मौजूद थे और पैसेंजरों को वापस घर पहुंचाने तक कंपनी कर रहे थे। ये पैसेंजर जो दुबई से लौटकर आ रहे थे, इनकी मदद से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इस हाईजैक्ट फ्लाइट के बारे में हमें पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर लेडीज, जेंट्स और बच्चों को अलग अलग कर रखा था और सब पर ब्लाइंड फोल्ड लगा रखा था, यानी कि सबकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी जिससे कि किसी को कुछ भी दिखाई ना दे। कुछ औरतों ने क्लेम किया कि हाईजैकर्स एक्चुअली में नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, उनके साथ और उनके बच्चों के साथ काफी नॉर्मल थे। बताया जाता है इनके द्वारा कि 5 हाईजैकर्स थे जिन्होंने अपने अलग अलग नाम रख रखे थे। सबसे बड़ा इनका लीडर जो अपने आप को चीफ करके बुलाता था और इनके अलावा 4 लोग और बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला, ये इनके फर्जी नाम थे जो ये इस्तेमाल कर रहे थे इस हाईजैकिंग के वक्त। लेकिन इनकी ओरिजिनल डिटेल के बारे में हमें बाद में पता चलता है। इनके ओरिजिनल नाम है इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, शाहिद सनी अहमद, काजी जोहर मिस्त्री और शकीर। और ये हाईजैकर्स पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कैप्टन और होस्टेज दोनों बाद में बताते हैं हाईजैकर्स बर्गर के बारे में कि उसने लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन ये काफी हैरान करने वाली बात थी। कुछ हाईजैकर्स इस तरह से बिहेव कर रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ ऐसी भी कहानियां आ रही थी कि ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा था। एक औरत बताती है कि उनका बच्चा भूख से रो रहा था और हाईजैकर्स ने चीख करके बोला कि इसे चुप कराओ। एक दिन बीत जाता है और जो पैसेंजर अभी भी प्लेन के अंदर ही मौजूद थे, उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। खाने पीने की सख्त कमी थी, टॉयलेट्स के बुरे हालात हो रखे थे और अब प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस बार जाता है अफगानिस्तान की ओर। और 26 दिसंबर सुबह 8 बजे प्लेन लैंड करता है गंदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इस लैंडिंग के बाद यहाँ मौजूद तालिबान की अथॉरिटीज ऑफर करती है कि वो मीडिएट करेंगे हाईजैकर्स और इंडिया के बीच। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, क्योंकि उस टाइम पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, लेकिन भारत तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो भारत अपने इस्लामाबाद के हाई कमीशन के एक ऑफिसर को कंधार भेजते हैं नेगोशिएट करने के लिए। अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रहते हैं और 6 दिन तक इतना सब हो जाने के बाद भी और 6 दिन तक वो लोग वहीं बंद रहते हैं। कोई अंदाजा नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो यहीं मारे जाएंगे। तालिबान की नीयत पर भी शक होने लगता है भारत सरकार को, क्योंकि इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया था तालिबान के लोगों ने, जो कि हथियारों से लैस थे। तालिबान का कहना था कि ये हाईजैकर्स के अगेंस्ट कर रखा है, जिससे कि कोई भी हाईजैकर्स यहाँ पर गलत बिहेव ना कर सके। इसलिए हमने सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ अपने लोग लगा दिए हैं। लेकिन भारत का मानना था कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इंडिया अपनी तरफ से कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन ना कर पाए और हाईजैकर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले सके। और उस वक्त अजीत डोभाल भी इस स्पेशल टीम का हिस्सा थे, जिसे कंधार भेजा जाता है टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। वो कहते हैं कि हाईजैकर्स को एक्टिव ISI से सपोर्ट मिल रहा था और कंधार में उन लोगों को गारंटी दी गई थी कि उनको सेफ एग्जिट मिलेगा। इनका कहना था कि अगर ISI यहाँ इन्वॉल्व नहीं होती तो इंडिया इस हाईजैकिंग को अपने लेवल पर हल कर लेता। अपहरणकर्ताओं को कंधार में ISI से सक्रिय समर्थन मिल रहा था और ISI उन सभी दबावों को रोक रही थी जो भारत अपहरणकर्ताओं पर डालने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है कि उनके सुरक्षित निकल जाने की गारंटी थी और उन्हें भागने के रास्ते पर बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर अपहरणकर्ताओं को ISI से सक्रिय समर्थन नहीं मिल रहा होता तो भारत इस अपहरण की समस्या को सुलझा सकता था। साल 1999 की बात है। ये वही साल है जब कारगिल का युद्ध हुआ था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पीसफुल कोशिश भी करी थी रिलेशन बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। और ये हाईजैक एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू था। प्राइम मिनिस्टर की इमेज को लेकर काफी सारी चीजें अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इस केस के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि काठमांडू एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ था। बोला जाता है कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को यूज किया गया था नेपाल में। इंडियन अथॉरिटी की मिस हैंडलिंग को लेकर एक और थ्योरी बताई जाती है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो कंधार में हाईजैकर्स अपनी डिमांड बताते हैं $200 बिलियन, यानी कि 50 करोड़ रुपए उन्हें दिए जाएं। साथ साथ 36 कैदियों की रिहाई की डिमांड करते हैं। इसके अलावा जो सज्जाद अफगानी हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर के मुर्दाबादी की डिमांड भी करते हैं,
ये डिमांड बहुत ही आउटरेंज थी कि इतनी सारी डिमांड करी जा रही है, इतना सारा पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन भारत में अलग तरीके का प्रेशर चल रहा था सरकार के ऊपर। 26 दिसंबर को इस हाईजैकिंग को लेकर उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह सिन्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सरकार नेगोशिएट टीम के साथ लगातार संपर्क में है। अभी अचानक से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों की भीड़ घुस जाती है और ये लोग थे उस प्लेन में बैठे पैसेंजरों के परिवार वाले और उनके रिलेटिव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर विदेश मंत्री के सामने कहते हैं तो जो हाईजैकर्स ने कहा है उनकी डिमांड पूरी करो, हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले सुरक्षित घर लौट आए। और वो रेफरेंस देते हैं कि 10 साल पहले दिसंबर 1989 को 10 साल पहले जब यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद को छुड़वाने के लिए सरकार ने मिलिटेंट्स को रिलीज किया था। सिविलियंस की लाइफ को इम्पोर्टेंस करते हुए वो डिमांड करते हैं भारत सरकार से जल्दी एक्शन लो और हमारे परिवार वालों को सुरक्षित देश में लाओ। इनका मानना था कि प्लेन में बैठे पैसेंजरों की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी कैदी को रिलीज करने की डिमांड करें या पैसे की डिमांड करें, वो सब दूसरे नंबर पर आता है। ये सब उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह सिन्हा के सामने हो रहा था, लेकिन कंधार में इंडियन मेडिटेयर अभी तक नहीं पहुंचे थे और वो पहुंचते हैं अगले दिन 27 दिसंबर को। और इस मेडिटेयर टीम को लीड कर रहे थे विवेक कांडू, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और होम मिनिस्टर के ऑफिशियल अजीत डोभाल। और सेम दिन सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है जब कुछ होस्टेज के रिलेटिव गेट क्रॉस कर जाते हैं राजीव गांधी भवन का, जहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग चल रही थी और कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तालिबान क्लियर डिनायर कर देता है कि वो इंडियन फोर्सेस को कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करने देगा, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि हम तुम्हारे बिहाफ पर नेगोशिएट कर लेंगे। और अब इस तरीके से इनकी बातचीत आगे चलती है। तालिबान के लीडर मौलाना मोहम्मद उमर पाकिस्तानी अखबार को बताते हैं कि हाईजैकर्स को या तो प्लेन छोड़कर चले जाना चाहिए था या अपने हथियार नीचे रख देना चाहिए था। कड़ी बहसबाजी होती है और यहाँ कई दिनों तक भारतीय टीम की बातचीत चलती रहती है और दूसरी ओर बीच में तालिबान है और वहीं दूसरी तरफ हाईजैकर्स की जो डिमांड होती है उसे काफी हद तक डाउन कर दिया जाता है और 36 कैदियों की जगह सिर्फ 3 कैदी रिलीज किए जाएंगी। हाईजैकर्स की डिमांड को कम करने का क्रेडिट यहाँ पर इंडियन टीम और तालिबान दोनों को दिया जाता है। और अब हाईजैकिंग पर वापस आए तो 5वें दिन तक प्लेन में टॉयलेट्स ओवरफ्लो करने लग गए थे। लोग अपनी उम्मीद खो रहे थे। उस वक्त रो के चीफ SS लट जम्मू पहुँचते हैं 30 दिसंबर को और चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को कन्विंस करते हैं और वो कहते हैं कि इनको रिहा कर दो। फारूक अब्दुल्ला को मजबूरन ये सुनना पड़ रहा था क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जानते थे कि इतना सब कुछ होने के बाद कश्मीर से इन कैदियों को दिल्ली लाया जाता है। उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ एक फ्लाइट में बिठाकर इनको कंधार भेजा जाता है और 31 दिसंबर को हाईजैकर्स की डिमांड मान ली जाती है और 3 कैदियों को रिलीज कर दिया जाता है, जिनके नाम है अहमद उमर सैयद शेख, मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर। और उधर कंधार में हाईजैकर्स ने प्लेन में बैठे पैसेंजर को रिलीज कर देते हैं। इस पॉइंट पर आकर इंडियन टीम ने सोचा था कि तालिबान हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तालिबान का एक सुप्रीम लीडर और एक और तालिबानी मेंबर हाईजैकर्स के साथ और उनके 3 जो जेल से छोड़े गए थे उनको गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ निकल पड़ते हैं। इस टाइम पर आकर एकदम क्लियर हो गया था भारत सरकार को, इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान पूरी तरह से मिला हुआ है और इस हाईजैकिंग में जिन 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया था वो सामने आने से पूरी तरह से ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान इस हाईजैकिंग के गंदे खेल में गहराई से शामिल है और ये एक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी ग्रुप था जो POK में एक्टिव था। और 36 में से 33 कैदियों की रिलीज की डिमांड की गई थी, वो खुद भी पाकिस्तान के थे और ये हाईजैकर सेफली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर की जान में जान आती है। कई पैसेंजर घायल थे, चोट लगी हुई थी, ज्यादातर लोग बुरी तरह से भूखे थे। 31 दिसंबर को वापस भारत लौट कर आते हैं और ये प्लेन जो हाईजैक हुआ था इससे साल 2001 में रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी 20 साल पुराना हो चुका था। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए स्पष्ट रूप से हाईजैकर्स जिम्मेदार हैं और उनको सपोर्ट करने वाले स्टेक होल्डर हो या फिर तालिबान हो या पाकिस्तानी फोर्सेस। लेकिन इसके साथ ही साथ जो उस वक्त की सरकार थी उस पर भी अंगुलियां उठाई जाती हैं कि वो कैसे पूरी तरीके से फैल रही थी इस क्राइसिस को डील करने में। लेकिन प्लेन जब अमृतसर में मौजूद था तब एक गोल्डन चांस था इंडियन फोर्सेस के पास प्लेन पर कंट्रोल वापस लेने का। लेकिन सरकार की तरफ से जो बड़ी गलतियां हुई उनको कम्युनिकेशन गैप का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इन गलतियों का नतीजा ये हुआ कि बाद में आगे चलकर जैश ए मोहम्मद ग्रुप एक नया आतंकवादी संगठन बनता है और इसके बाद 26/11 मुंबई अटैक, 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर हमला और इसके बाद कई और हमले देखने को हमें मिले। ये सारे हमले हमें देखने को मिलते हैं। अमृतसर की कंट्रोवर्सी को लेकर एक और बड़ा खुलासा होता है। उस वक्त के रो चीफ हमें बताते हैं कि कैसे प्लेन में बैठे पैसेंजर में से एक पैसेंजर था जो कि शशि भूषण तोमर के ब्रदर इन लॉ थे, NK सिंह के। और NK सिंह उस टाइम प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के सेक्रेटरी थे। कहा जाता है कि प्लेन को अमृतसर से टेक ऑफ करने दिया गया था तो ये डिसीजन इसलिए लिया गया था ताकि सेफ्टी इंश्योर कर सके। अगर ये तोमर की सेफ्टी का थोड़ा सा डिसीजन पार्ट प्ले करता है, अमृतसर का लास्ट चांस वास्तव में अधिकारियों की तरफ से एक बहुत ही शेमफुल एक्ट था। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि देश के कई टॉप लीडर्स को हाईजैकिंग की घटना के बारे में देर से पता चलता है और वो भी न्यूज के जरिए, बल्कि अपने कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू नहीं। जैसे कि LK आडवाणी उस वक्त के होम मिनिस्टर, वो बताते हैं कि उन्हें इस घटना के बारे में न्यूज के जरिए पता चला, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से नहीं। इस कहानी को सुनकर एक अच्छी खबर जरूर है और वो ये है कि आज के दिन तक
उसके बाद कोई भी और हाईजैकिंग की घटना नहीं हुई देश के अंदर। रेगुलेशंस और प्रोसेस अब इतना सख्त बना दिए गए हैं कि किसी भी प्लेन को हाईजैक करना बहुत मुश्किल बन चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मैंने भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।